दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आखिरकार 27 साल बाद देश के दिल्ली में कमल खिल गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपाई सत्ता का कमल पूर्वोत्तर के राज्यों तक में खिल गया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में उसे 2025 तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच हुए तीनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतती रही, लेकिन मतदाताओं ने उसे राज्य की सत्ता के पास भी नहीं फटकने दिया। तथ्य यह भी है कि 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली में सत्तारूढ़ रही कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में खाता तक खोलने में नाकाम रही है। यह चुनावी जद्दोजहद बताती है कि अपूर्ण राज्य होने के बावजूद दिल्ली की सत्ता राजनीतिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों का इतना सरलीकरण नहीं किया जा सकता कि एक दशक से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की 40 सीटें कम हो गईं और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की उतनी ही सीटें बढ़ गई। आखिर इतने बड़े बदलाव के कुछ बड़े कारण भी तो रहे होंगे। उन कारणों को सही संदर्भ में समझे बिना दिल्ली के इस जनादेश को भी नहीं समझा जा सकता। यह चुनाव साधारण नहीं था। एक बार फिर सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला देश की सबसे ताकतवर पार्टी भाजपा और चमत्कारिक चुनावी सफलता से एक दशक में ही 2 राज्यों में सत्तारूढ़ और राष्ट्रीय दल बन जाने वाली आम आदमी पार्टी के बीच था। पिछले चुनावी प्रदर्शनों को ध्यान में रखें तो मुकाबले के समीकरण भी विचित्र थे। 2013 के अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीतकर वैकल्पिक राजनीति की आहट देने वाली आम आदमी पार्टी ने उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। बेशक अरविंद केजरीवाल ने तब अपनी पहली सरकार उसी कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी जिसके भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध अन्ना आंदोलन से बने माहौल में आम आदमी पार्टी बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल तेजी से राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी बनते दिखे। दूसरे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती तो तीसरे में 62। उन एक तरफा चुनावों में बीजेपी क्रमशः 3 और 8 सीटों पर सिमट गए तो लगातार 15 साल शासन करने वाली कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। चुनावी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी लड़ लिए, लेकिन बीजेपी को सभी 7 सीटें जीतने से नहीं रोक पाए। जाहिर है, लंबे समय तक राज्य की सत्ता से वंचित रहने के बावजूद बीजेपी के पास 32 से 33% वोट बैंक तो था, पर केजरीवाल की लोकप्रिय राजनीति को चुनौती दे सकने वाला चेहरा दिल्ली में नहीं था। यह भी एक कारण है कि हर बार मोदी को ही चुनावी मोर्चा संभालना पड़ा। फिर भी बीजेपी को एक दशक से भी ज्यादा समय तक सत्ता का इंतजार करना पड़ा, तो शायद इसलिए कि ज्यादातर दलों और नेताओं को भ्रष्टाचारी बताने से अरविंद केजरीवाल की बनी श्रीमान ईमानदार की छवि और मुफ्त रेवड़ी राजनीति की कारगर काट के बिना उनसे पार पा सकना संभव नहीं था। केजरीवाल को उत्तर भारत में रेवड़ी राजनीति का जनक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी इस खेल में राष्ट्रीय चैंपियन बन चुकी है। इसलिए जब शराब घोटाले और शीश महल के आरोपों तथा यमुना सफाई और स्वच्छ पेयजल सप्लाई जैसे अधूरे वायदों से केजरीवाल की साख संदेह और सवालों में घिरी तो मोदी की गारंटियां आप पर भारी पड़ गई। दरअसल केजरीवाल केंद्रित यह चुनाव बीजेपी ने 2 मोर्चों पर लड़ा। एक केजरीवाल की छवि पर उठते संदेह और सवालों पर,
बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया। 2, वेतन आयोग के गठन और बजट में आयकर राहत से मध्य वर्ग को लुभाते हुए आपके जनाधार में शहद लगाई। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सीटों में 40 की कमी और पिछली बार मात्र 8 सीटें जीती बीजेपी की सीटों में इतनी ही वृद्धि उस रणनीति का भी परिणाम रहा। वैसे तो बीजेपी हर चुनाव ही पूरी तैयारियों तेवरों के साथ लड़ती है, पर दिल्ली में उसकी आक्रामकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों की चुनावी घेराबंदी के लिए उसने इस बार अपने 2 सांसदों के टिकट तक काट दिए। उनमें से एक प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के विरुद्ध नई दिल्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, तो दूसरे रमेश विधूड़ी को मुख्यमंत्री आतिशी के विरुद्ध कालकाजी से। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा भी दिया। बेशक बीजेपी की इस रणनीति में कांग्रेस की अपनी रणनीति भी मददगार बन गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में आपके साथ शामिल और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में उसके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव भी लड़ी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। 2 बार से खाता खोलने में नाकाम कांग्रेस को शायद अपने भविष्य के लिए भी जरूरी लगा कि वह उस आम आदमी पार्टी से 2 हाथ कर ले जिसने न सिर्फ दिल्ली और पंजाब की सत्ता छीन ली बल्कि गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में उसे बड़ा नुकसान भी पहुंचाया, जिसका चुनावी लाभ बीजेपी को मिला। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों की जबरदस्त चुनावी घेराबंदी की। केजरीवाल के विरुद्ध अपने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतार दिया, तो मनीष सिसोदिया के विरुद्ध पूर्व मेयर फरहाद सूरी को। भले ही कांग्रेस तीसरी बार भी खाता खोलने में नाकाम रही और उसके 67 उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बच पाई, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि केजरीवाल और सिसोदिया समेत 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को हराने में कांग्रेस की ही निर्णायक भूमिका रही। भाजपा आम आदमी पार्टी से 3.5% वोट ज्यादा पाकर ही उससे 40 सीटें छीनने में सफल इसलिए भी हो गई क्योंकि कांग्रेस अपने वोट परसेंटेज में 2.8% की वृद्धि करने में सफल हो गई। बीजेपी अपने वोट प्रतिशत में मात्र 7% की वृद्धि ही कर पाई, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 10% गिर गया। बेशक आम आदमी पार्टी को मिले 43.5% मत कम नहीं होते, लेकिन आंदोलन से उपजे और व्यक्ति केंद्रित दलों का जनाधार अक्सर स्थायी नहीं होता। इसलिए अब अगर बीजेपी पर चुनावी वायदों की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती होगी तो केजरीवाल पर भी आम आदमी पार्टी को एकजुट रखेगी। जाहिर है कांग्रेस की संभावनाएं इन दोनों के बीच राजनीतिक जद्दोजहद से बनने वाली गुंजाइश पर ज्यादा निर्भर करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।